फुल माउथ सर्जन है आप? जी, मैं फुल माउथ रिहैब कंसल्टेंट हूँ। ये मेरा 20वां साल है प्रैक्टिस का, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप तो खुद 20 साल की लगती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी सारे लोग यही कमेंट करते हैं। पैदा हो गया फौरन ही आपने बस फौरन डॉक्टर बन गई मैं। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये 20वां साल है आपका प्रैक्टिस का? अल्हम्दुलिल्लाह यस। और मेरी प्रैक्टिस जो है वो पाकिस्तान और मलेशिया दोनों में है, तो मैं पार्शली पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती हूँ, पार्शली कुआलालंपुर में। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें फुल माउथ रिहैब में क्या क्या होता है? फुल माउथ में आप समझ लें कि अगर कोई पेशेंट आया है जिसको किसी ने कभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया, दांत ख़राब होते गए, वो निकलवाता चला गया, आपकी दांत रगड़ रगड़ के आपने जो है वो अपने बिल्कुल दांतों को ख़त्म कर दिया है, आपकी जॉ हाइट ख़त्म हो गई है, तो फिर आप जब पूरा शुरू से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें आप बोन बनाते हैं पहले, फिर मसूड़े बनाते हैं, मसूड़ों को रीजनरेट करते हैं, और फिर जो है वो आप दांत लगाते हैं वाया इम्प्लांट्स या वाया वेनियर्स या वाया क्राउन्स, तो आपका जब एक जो फुल माउथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिस कम्स अंडर फुल माउथ रिकन्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें रिहाब में ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, थेरेपी भी करनी पड़ती है? कहते ही हैं कि केसेस में फॉरेन बॉडी इंसान को मुंह में बहुत ज़्यादा फील होती है जी, तो वो फॉरेन आप ऐसे नहीं करते कि जैसे आपने अपने मसल को भी ट्रेन करना होता है, इस केस में आपने अपनी ऑक्लूजन भी बैलेंस करनी होती है, और दांत भी आपने वैसे देने होते हैं कि जो एस्थेटिकली भी प्लीजिंग लगें और फंक्शनली भी जो है ना वो काम किए हों। अच्छा, मतलब इस तरीके से देख के आपने देने पड़ते हैं। तो हर केस इज नॉट अ फुल माउथ केस, और हर केस को आप एक तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सीडेंट्स के बाद अगर किसी की माउथ की रिहैब की जरूरत हो फिर क्या होता है? वो मैं आई एम नॉट अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो मैक्सिलोफेशियल इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट डोमेन, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सीडेंट के बाद दांत मिस हो गए हैं, लूज हो गए हैं, या दांत नहीं है, बोन रीजनरेट नहीं हो रही है, दैट कम्स अंडर माय डोमेन, और वो हम कर सकते हैं। वो आप करके दे देती हैं? वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाते हैं जी। ठीक है, तकलीफ दे तो नहीं होता प्रोसीजर? अगर आप सही साइंस फॉलो करें, सही प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, तो इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। येस, इट इज़ टाइम टेकिंग, और हीलिंग और मेच्योरेशन जो होती है वो टेक्स 3 to 4 months। ताकि एग्जाम्पल ऐसे ही है कि आपके हाथ में या पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ है और आपको जो है वो फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर लगा दिया है, तो हील तो हो जाता है, लेकिन मेच्योर होने में बोन की रीमॉडलिंग 3 to 4 months लेती है। रमज़ान मुबारक में क्या होता है, जो लोग खाते हैं बिस्यारखोरी करते हैं, दांतों में फंसता है, अच्छा फिर रोज़े में ब्रश भी नहीं कर सकते? जी, ब्रश कर सकते हैं आप, पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्या दांत के अमराज बढ़ जाते हैं? हाँ, बिकॉज ड्राइनेस होती है, लोगों का पानी का इस्तेमाल कम होता है, फिर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं करते, बाज़ वक्त रात का ब्रश ही नहीं करते सहरी के अंदर, तो फिर कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं, मसूड़ों की बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, बाज़ वक्त जो है वो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, और खाना वाना फंसने की वजह से। तो आइडियली रमज़ानों के अंदर आपने जो है ना, जब आप एक दफ़ा अपने दांत का ख्याल करते हैं आम दिनों में, अपने रमज़ानों में उसको 2 दफ़ा करना, 2 दफ़ा ख्याल रखना है। सहरी में ब्रश करना है, इफ्तार में ब्रश करना है, मल्टीपल टाइम करना है अपने दांतों का, ब्रश करते और हाइड्रेशन का बहुत ख्याल करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बैड ब्रेथ जो होती है इसके क्या असबाब होते हैं रोज़े में? तो ख़ास तौर पे क्योंकि इंसान ब्रश नहीं कर पा रहा होता, और माउथ वॉश और टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करने वाले तो फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनके तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करें तो क्या करें, कैसे ब्रश करें। बैड ब्रेथ जो है ना, उसके हमेशा 2 कॉजेज़ होते हैं, एक होते हैं लोकल कॉजेज़ और एक होते हैं सिस्टेमिक कॉजेज़। तो सिस्टेमिक कॉजेज़ में जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा डाइट कर रहा है, कोई शुगर पेशेंट है, तो उनके अंदर कीटोसिस की वजह से कीटो ब्रेथ हो जाती है, स्मेल आने लगेगी, स्मेल आने लगती है, वो पेट से आ रही होती है, मैदे का मसला होता है बेसिकली। और जो लोकल रीजंस होते हैं ना, उसमें यह है कि आपके मसूड़े ठीक नहीं हैं, दांत सही साफ़ नहीं हो रहे, आप ब्रश कर नहीं रहे, खाना फंस रहा है, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से जी, फ्लॉस करने से फ़र्क पड़ता है इस पर? आइडियली आजकल का जो लिटरेचर है वो कहता है कि आपने वैक्स फ्लॉसेस वगैरह जो दांतों के बीच में जा रहे होते हैं उनको तो साफ करना ही करना है, अपने वाटर फ्लॉसर भी यूज़ करना है, ताकि मसूड़ों के अंदर से भी जो अगर कोई गर्द जमा हुई है, प्रेशर के साथ वाटर पानी आता है और आप उसको जो है वो यूज़ करते हैं, तो प्रेशर और पल्सेटाइल, हमारे पास तो नहीं होगा वो घर पे? नहीं, वो घर पे अब मार्केट में मिलने लगा है। पल्सेटाइल एक्शन के थ्रू आप उसको नहाते हुए यूज़ करें तो आपके मसूड़ों के अंदर के भी बैक्टीरिया जो है ना निकल जाएंगे। यस, काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मिल जाता है ये सब, पानी इजीली मिल जाता है वाटर फ्लॉसर। अच्छा, यस, बेहतरीन सफाई करता है। यस, बिकॉज अब अगर किसी के केस में इम्प्लांट्स लगे हुए हैं और आप उसको तो नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज इम्प्लांट इज अंडर द गम्स ना, इन द बोन, तो फिर उस जगह पे वाटर फ्लॉसर ज़्यादा बेहतर काम करता है। जी, क्या बात है डॉक्टर सादिया, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मज़ीद आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।